समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए जानी मानी लेखिका रजनी गुप्त की लिखी हुई कहानी कतरने। सरकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक पद पर कार्य करते हुए रजनी गुप्त जी लेखन को भी बराबर समय और महत्व देती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी कतरने, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रह रह कर याद आते हैं वे लम्हे जब अपनी हथेलियों में नन्ही बच्ची को थामे उसे निहारते हुए उसके शानदार भविष्य के सपने देखा करती थी। पहली बार जब उसने धरती पर पहला पैर टेका, असीम आह्लादकारी वो लम्हा स्मृति में आज भी जस का तस दर्ज है। जब पहली बार उसने अपने मुंह से मम्मा बुलाना शुरू किया, तब पहली बार दफ्तर के ज़रूरी काम से 10 दिन बाहर रहने पर उसे बुआ और दादी के संग रहना पड़ा। लेकिन लौटने पर मुझे देखते ही दादी हप बुआ हप बोलकर उन्हें परे झटक दिया और हम सब हंसने लगे थे। आज भी तो वो वैसी ही है, अपना मतलब निकलने के बाद किसी को भी परे झटक देने वाली। कितने अरमानों से शहर के सबसे शानदार स्कूल में एडमिशन से लेकर आगे की पढ़ाई से जुड़ी उसकी पसंद के कैरियर चुनने में हर संभव मदद करने में खुश होती रही। ज़रूर कहेगी, ये तो सब माँ बाप करते हैं। बेशक करते हैं, करते आए हैं, पर अपने अभावों, आपसी गिले शिकवे एवं असहमत की गहरी खाई को पाट कर सिर्फ उसके जीवन को संवारने की खातिर मैंने अपने जीवन को यूं ही बह जाने दिया। क्या फ़ायदा ऐसे अधकटे जीवन जीने में? इनका मुंह देखकर जी लो, सब यही तो कहकर सांत्वना देते रहे। और उसने बड़े होकर क्या दिया हमें? हमारा कुछ नहीं सुहाता उसे, कतई नहीं। उसके मुंह से कही अनकही बातें उसकी देह में जबरन चिपके रेंगते कीड़े की तरह काटती रहती हैं, जिसका जहर दिमाग में घुसकर मेरी सोचने समझने की क्षमता को पंगु बना जाता। सचमुच नहीं हूँ मैं वैसी टिपिकल माँ जो हर वक्त रसोई में घुसी रहे। ये सच्चाई को तो उसने बचपन से देखा है, पर तब उसके तेवर क्या थे? मम्मा आप सबसे अच्छा गाते हो और बहुत अच्छा डांस करते हो, मेरी किसी फ्रेंड की मम्मा नहीं कर पाती। हाँ, आप ज़रूर मुंबई जाकर प्रोग्राम करके आओ, हम आपका इंतज़ार कर लेंगे। आप अपनी नौकरी कभी मत छोड़ना, मुझे अच्छा लगता है जब आप ऑफिस से घर आते हो और हम आपका इंतज़ार करते हैं। दफ्तर से लौटते हुए रोज़ाना कुछ ना कुछ लाते हो ना? बस सिर्फ इसीलिए नौकरी पसंद है मेरी? मैंने साभिप्राय पूछा। नहीं, आप जब दफ्तर जाते हो ना तो सबसे सुंदर लगती हो। मम्मा आप साड़ी में सबसे सुंदर लगती हो, कहते हुए वो मुझसे लिपटने वाली बच्ची आज नामालूम से गुस्से में कैसे कह देती है, आप इस उम्र में भी इतना सजती क्यों हैं? किससे दिखाना है? अभी भी ऐसी भागदौड़ की ज़रूरत आखिर क्यों? इतनी तलब क्यों है नाचने की? सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसके लिए मैं और मेरी खुशी ही सब कुछ थी। किस उहापोह, किस उलझन से गुजर रही है ये पता करना होगा। आखिर इतना दिशाहीन गुस्सा किस लिए? उसने तिर्यक निगाहों से तंज कसा, जिससे मैंने घूंट भर पी लिया। पलट कर जवाब देना चाहती थी, मगर न जाने क्या सोचकर चुप लगा गई। इसका अपना कैरियर अच्छा है, फिर भी इतनी कटुता क्यों कर मेरे प्रति जनती गई, तय नहीं कर पाई। किसी न किसी ने तो भड़काया है इसे। सोचकर उसकी ज़िंदगी टटोलने की कोशिश करती हूँ, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाती। उससे जुड़ी जितना बातें भूलने की कोशिश करती हूँ, उतनी ज़्यादा घटनाएं याद आने लगती। मम्मा, मेरी अर्पिता की मम्मी तो अपने हाथों से बनाए मूंग के दाल के पराठे भेजती हैं टिफ़िन में, मगर आप तो नई चीज़ बनाती नहीं। सुनते ही मैं उसकी पसंद से कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करने जुट जाती। घर में मेरे अपने दोस्त सहेलियां आती, जिनसे गहरे लगाव से मैं बतियाती और वो मेरे सुख दुख से जुड़े होते। वक्त बेवक्त वे मेरे लिए ढाल बनकर खड़े रहते। जब भी वे कुछ मदद करने के लिए साथ में होते, वो उतनी सूक्ष्म नज़रों से मेरी निगरानी करने लगती जैसे CID बनकर मेरी नंगा झोली करवा रही हो। फिर चाहे मोबाइल चेक करना हो, चाहे मेरे गाने या डांस से जुड़ी कोई ज़रूरी बात हो, चाहे कारपोरेट ऑफिस की रूटीन गतिविधियाँ, ये सब क्यों कर कब से होता गया मुझे खुद पता नहीं चल पाया। एक बार का वाक़या कभी नहीं भूल पाती, जब किसी कलीग ने रात को फ़ोन करके बताया, आज मैम घर देर से आएंगी।
मीटिंग लंबी चलेगी। पलट कर पूछा, आप कहाँ किस ऑफिस से बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? मम्मा के ऑफिस में किस पद पर काम करते हैं? आदि इत्यादि। जबकि ये बात सिर्फ सूचना देने के लिए थी। उस दिन बोर्ड मीटिंग में सबको देर तक रुकने के आदेश जारी हो गए थे, जिसकी सूचना देते ही वन्या जैसी छोटी बच्ची ने इतनी तहकीकात कर डाली। क्यों हुआ ऐसा? देर तक सिर खपाने के बावजूद समस्या की तह तक नहीं पहुंच पाई। पूरा वाकया सुनकर मैं पानी पानी हो गई। अरे चिंता करती होगी, दिन भर घर में अकेली रहकर बोर होती होगी ना। मैंने अपना पक्ष रखना चाहा, मगर उसी दिन घर आकर पता चला उसने न जाने कितनी जगह फ़ोन करके पता किया कि मैं सचमुच बोर्ड मीटिंग में ही थी, अन्यत्र नहीं। ऐसे किस्से याद करने बैठूं तो दर्जनों मिल जाएंगे, लेकिन याद करने से क्या होगा? मेरी परवरिश में ज़रूर कोई कमी रही होगी। सोचकर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगी, मगर नतीजा सिफर। एक बार और ज़रूरी काम से उसे बाहर जाना पड़ा तो वन्या उससे सीधे सीधे पूछने लगी, मम्मा, जावेद अंकल के साथ आप मुंबई जा रही हैं क्या? नहीं तो, कौन जावेद? ऐसा तो कोई नाम याद नहीं। तब तो वो महज 16 साल की थी, उतनी समझ नहीं, इनसिक्योरिटी होगी शायद, या ओवर पजेसिव। सोचकर मन समझा लेती और फिर उसकी पढ़ाई से जुड़ी बातें ही हमारे केंद्र में होती। उसके कंपटीशंस जैसे मेरे कंपटीशंस बनते गए। उसकी हर परीक्षा ऐसे होती जैसे मैं खुद परीक्षा हॉल में बैठकर इम्तिहान दे रही हूँ। समय बीतता गया और वो कंपटीशन पास करके अच्छी नौकरी में भी आ गई, मगर अब भी वही असुरक्षा आखिर क्यों? उसके अंदर शक का कीड़ा कब से जन्मता पनपता गया, पता लगाना आसान नहीं था। अब उसकी उम्र 27 से ऊपर की हो गई थी, लेकिन तीक्ष्ण सवालों की बौछार बेरहमी से मन को लहूलुहान करने लगती। न जाने क्यों वन्या मेरे प्रति इतनी अधिक जिज्ञासु क्यों हो उठी। सोचने पर हताशा घेरने लगती। मेरा मोबाइल कभी लॉक नहीं रहता, जो चाहे पढ़ ले, समझ ले। जिंदगी को खुली किताब की तरह जीने में यकीन करती हूँ। अपना हर सुख दुख साझा करती रही। पहले तो बहुत उत्सुकता से उसके मैसेज या चैट पढ़ती देखती, बाद में अपने मैसेज चैट भी दिखाते हुए हम हंसते। मगर जब से उसकी दोस्ती राजुल से हुई, जब से उसका साथ पकड़ा, तब से जैसे वो मुझे ही बार बार पढ़ने समझने की कोशिशें करती रहती है। वैसे तो हर चीज़ की जानकारी मैं तो खुद ही देती थी, मगर बाद में कहीं किसी कार्यक्रम में जाने पर वो मन ही मन भुनभुनाने लगती। फिर मेरी कहीं किसी भी बात का यकीन नहीं करती या मेरे बारे में कोई धारणा बना लेती। मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती, बेटा तुम अपनी बंद सोच से थोड़ा ऊपर उठकर दुनिया को देखो, समझो। क्यों नहीं अपनी पेंटिंग की पुरानी हॉबी को डेवलप करती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तुम्हारे इस काम में। आप हर वक्त कैरियर की ही बातें क्यों करती रहती हैं? इसके अलावा भी तो जीवन होता है ना। यू नो, राजुल को अच्छा खाना खाना पसंद है, वैसे भी वो कैरियरिस्ट वुमेन को ज़्यादा पसंद नहीं करता। तुझे क्या पसंद है? तू अपने मन की बात बता। हर वक्त राजुल की बात क्यों करती रहती है? तेरी पसंद नापसंद क्या कुछ मायने नहीं रखती? पर मुझे राजुल के साथ ज़िंदगी बिताना है। आप तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी चुकी, पर मुझे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। लिसन, पापा की तरह लिबरल नहीं है वो। अनायास उसकी आवाज़ में हमेशा के रंग घुलते नजर आए। मैंने स्नेह से उसके सिर पर पुचकार कर हाथ फेरना चाहा, जिसे उसने बेरहमी से झटक दिया। एक मन करता ये सब छोड़ छाड़ कर घर गृहस्थी के कामों में खुद को खपा दूं, मगर ऐसा करते हुए अंतस का चोटता और हाथ पैर कहीं से भी संगीत की थाप पर थिरकना शुरू कर देते। गले से नए पुराने गानों की धुनें सुर साधते हुए अपने आप बाहर निकल पड़ती, कहीं से भी फूटने को उतावले झरने की तरह। देह अपने आप किसी अनाम अनसुनी लय में झूमने लगती। अपने आप कंठ किसी भी लोक धुन या लोकगीत रचकर गुनगुनाना शुरू कर देता। कुछ नहीं मिलता तो थाली को ही तबला समझकर गुनगुनाती झूमने लगती। आसमान में उमड़ते मेघों के नायाब रंगों की मीनारें देखकर छत पर निकल जाती और अपने आप कंठ से लोकगीत से मिली जुली नायाबें धुनें निकल पड़ती। ये सब कुदरती तोहफा है। ऐसा कर कर संगीतीय हमें महफिलों में खींच ले जाते। शुरू में तो पापा ही ले जाते थे। पहले मोहल्ले में नाचती गाती और बड़े गुमान भाव से इतराती मटकती फिरती।
बड़े होने पर पापा अपने संगीतकार मित्रों के कार्यक्रमों में ले जाकर छोटे मोटे कार्यक्रमों में शिरकत करवाकर हौसला अफजाई करते। सामूहिक नृत्य में भी सबकी नज़रें मेरे नृत्य और हाव भाव पर टिकी रहती। ये तो अच्छा रहा कि पापा के मित्र ने मुझे इसी कला के चलते पसंद किया था। बड़ी गुणी लड़की है, यही लड़की हमारे घर की शोभा बढ़ाएगी। तब रामेंद्र मुझमें विलक्षण प्रतिभा देखकर खुश हुए थे। रामेंद्र तो हमेशा मेरे इस हुनर के पारखी प्रशंसक रहे, इसलिए जब कभी बाहर जाने का मौका मिलता वे झटपट एयर टिकट करवा देते। जाओ, सारी दुनिया में अपने हुनर का डंका बजाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर किसका डर। बात बात पर हौसला अफजाई करते रहे वे हमेशा। सचमुच उन्होंने मुझमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों रूप देखे। ए सरस्वती मैया, जरा पास से देखूं तुम्हें, बगल वाला कह रिया था, साक्षात लक्ष्मी सरस्वती के संग रहते हो, कहते हुए खुद से चिपटाने लगते। ये दो औरतें कौन हैं? वो जानबूझकर तंज कसती और वे पास आते ही मुझे बाहों में कस लेते। सच्ची में पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझ जैसी रूपवान गुणवंती पत्नी पाई है। ए सुनो, तुम्हारे इस हुनर के पारखी प्रशंसक बहुतेरे मिलेंगे, कहीं हमें छोड़कर किसी और रीझने वाले के संग तो नहीं चली जाओगी। मेरे माथे पर गिरी लट को हटाकर चूमते हुए कहा। भली चलाई आपकी, रखो अपनी तारीफ अपने पास। किसी सांवली औरत को रूपवती कहकर अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। ऐसी बेतुकी बातें सोच भी कैसे लेते हैं आप? मैं जानबूझकर लड़ियाते हुए बोलती। सच्ची में रामेंद्र, आज जो भी हूँ आपके चलते। हमारी बेटी मेरी इस कला या हुनर को बड़े होकर किस तरह लेगी, स्वीकार कर पाएगी मुझे? अंदर का अनजाना डर होठों तक आ गया। तू चिंता न कर, आज अपने गुरु से मिलने जाना है ना, ठीक 4 बजे तैयार रहना। और बेबी? अरे यार, ये तो भूल ही जाता हूँ। सुनो, साथ में ले चलते हैं, वहीं कहीं खिलाते बहलाते रहेंगे और तुम अपने गुरु जी से मिलकर कायदे से सब कुछ समझ लेना, ठीक? मुस्कुराते हुए हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते। कहते हुए रामेंद्र के नाक को हौले से दबाती, फिर कंधे पर प्यार से अपना सिर टिका देती और रामेंद्र मुझे लेकर सोचने लगता। इकहरे बदन की सांवली सलोनी, मोटा काजल लगाए बड़ी बड़ी आँखों वाली मैं रामेंद्र के प्यार में इतराती इठलाती अनाम मस्ती में डूबी रहती। बादल घिरते चंचल मोरनी की तरह पंख जैसी बाहें फैलाकर आसमान को निहारने लगती। मेरी लचक में गजब का जादू रामेंद्र के सिर चढ़कर बोलने लगता और हमारे बीच प्यार का खेल शुरू होने में देर नहीं लगती थी। काम से खाली होते ही दरवाजे की कुंडी को ही हिला हिलाकर कोई सुर निकाल कर गुनगुनाने लगती। मोहल्ले वाले भी मेरे वाचाल स्वभाव के कायल थे। हर उत्सव में बढ़ चढ़कर नाचने गाने की कला की सराहना करते नहीं थकते, बल्कि तीज त्यौहार हो या ब्याह शादी या जन्मदिन, वे मुझे अपने संग ले जाकर अपनी पार्टी में रौनक के नायाब रंग सजा देते। जन्मदिन से लेकर शादी ब्याह से जुड़े हर काम को बखूबी संभालने वाली हमारी जोड़ी को न जाने किसकी नज़र लग गई कि सड़क दुर्घटना में रामेंद्र अपना एक पैर गंवा बैठा। जी जान लगाकर बहुत सेवा की, मगर अंदर ही अंदर न जाने कैसे इतना सेप्टिक बनता गया जिसका पता ही नहीं चल पाया। बहुत जगह इलाज कराने के बावजूद जब बीमारी का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तमाम अस्पतालों में पानी की तरह पैसा बहाया, हर संभव कोशिश के बावजूद नहीं बचाया जा सका। जाते जाते भी वचन लिया था रामेंद्र ने, तेरी नस नस में संगीत बजता है, जहाँ भी हाथ रखेगी वहीं दबाने पर बजेगा। अरे ऐसे झूठ नहीं बोल रहा था। सुन, मैंने बीमा करवा रखा है, अच्छा खासा लाखों का, सो तुझे पैसे की दिक्कत नहीं होगी। बेटी को ठीक से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों खड़ा करना, लेकिन अपने इस हुनर को कभी मत मरने देना। तुझे मेरी सौगंध, मत छोड़ना इसे। अगर तू इसे छोड़ देगी तो तेरे प्राण सूख जाएंगे। तुझे नहीं पता ये बात, पर मैं जानता हूँ तुझे, तुझसे ज़्यादा। वादा कर कि जीते जी नहीं छोड़ेगी अपने इस हुनर को। तुझे एकाग्र भाव से गाते नाचते देख मेरी रूह को अजीब सी शांति मिलती रहेगी। वहाँ से भी मैं सुनूंगा तुझे। आंसुओं से धड़ते चेहरे को नीचे झुकाकर हामी भरी थी मैंने। रामेंद्र, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। सच्ची में इस माटी में जान डाली है तूने, अकेले कुछ नहीं कर सकती। कहते हुए हिलक हिलक कर इतनी जोर से चीखी कि दीवारें हिल गईं। फिर देर तक बच्ची के गले लगकर रोती रही। तय किया कि इसे काबिल बनाकर ही अपने लिए आगे कुछ करने का सोचेगी।
अच्छा रहा कि रामेंद्र के दफ्तर में ही मुझे नौकरी मिल गई, जिसके चलते दोनों काम कायदे से सधते गए। पीछे छूटे अधूरे सपनों को नया आकाश दिखा। यहाँ भी मुझे म्यूज़िक कंसर्ट को कोऑर्डिनेटर के काम करने थे, सो मेरा हुनर, मेरी कला का जादू यहाँ भी चल गया, जिसके लिए विभागीय विज्ञापनों को सजाने संवारने के लिए जी जान लगा देती। अंदर से सब कुछ उभर आता था, यानी अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था। बेटी को ठीक से पढ़ाने लिखाने में अपनी ज़िंदगी को बह जाने दिया। चलो, इस अपराध बोध से तो राहत मिली कि अपनी नौकरी के चलते बेटी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उसके मुंह से ताना सुनकर मेरा माथा घूम गया। पहले नौकरी के बहाने बाहर भागती रहती थी और अब ये गाने का नया रोग पाल लिया। अजीब हो आप, इस फेम के लिए भागती रहती हो, नौकरी के बहाने। सुनकर सन्न रह गई मैं। ये कैसा आरोप है, सोचकर हौल उठी पेट में। और नहीं तो क्या, मेरी नौकरी लग गई, क्या बस इतना ही पर्याप्त था आपके लिए? कभी आपने मेरी ख्वाहिश जाननी चाही कि मुझे क्या खाना पसंद है या क्या पहनना? हमेशा अपनी नौकरी, गाना और भाग दौड़ में ही लगी रहीं। अपने लिए ही तो जीती आई हैं आप। हाँ, सही कह रही हूँ। बेटी, अब तक तेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की, जरा पता तो चले। तुझे खुद गाना बजाना पसंद नहीं था, इसलिए उस म्यूज़िक टीचर को भगा दिया था। बाद में तूने भरतनाट्यम छोड़ा और फिर कत्थक भी। आप अपने जैसा क्यों बनाना चाहती हो मुझे? नहीं बनना था मुझे आपकी तरह। ऐंठ कर वो बोली। सही तो कहा तुमने, तुम वही बनो जो चाहती थी। मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती थी तेरे लिए, बोलना। सुनकर उससे जवाब देते नहीं बना तो चुप लगा गई। सोचती हूँ कि मैं वैसी टिपिकल माँ क्यों नहीं बन पाई, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पति, बच्चे, रसोई या घर गृहस्थी तक सिमटे होते हैं। बोलते, जवाब देते आंसू भर आए। फिर अपने से पूछती रही, सब मुझे इसी सांचे ढांचे में देखना चाहते हैं। आखिर मुझे आगे बढ़ते देखने से किसी को भी क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। मैं उनके फ्रेम से बाहर जो हूँ, सो किस काम की? हर कोई काम के रिश्ते या मतलब के रिश्ते तलाशता है। जो बेकार का बोझ हो उसे लात मार कर बाहर का रास्ता दिखा दो। अब यूज़लेस हो गई हूँ मैं। अब वो शिक्षित स्वावलंबी हो गई है, सो अब कतई कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर है भी तो मैं उनके हिसाब के मुताबिक नहीं चल पा रही। मैं अक्सर मोबाइल देखती रहती हूँ या अपने लिए जी रही हूँ, तो उनके लिए यूज़लेस। तो निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से, हटो उसकी नज़रों से। नहीं देख सकते वो मेरे इस कैरियर को, मत दिखाओ उन्हें अपनी तस्वीरें। देर तक उधेड़-बुन में डूबी रही मैं। गधों की तरह रिश्तों का बोझ उठाते उठाते थक गई है देह, पस्त पड़ गया उत्साही मन। अब और नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा। ऐसे में क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चुपचाप खामोश पड़ी रही महीनों तक। लो, वन्या ने फिर से बखेड़ा कर दिया आज सुबह सवेरे। वजह कोई खास तो नहीं, बातें सब वही पुरानी हैं। लाओ अपना मोबाइल, मुझे मौसी से ज़रूरी बात करनी है। सुनकर लगा ये फ़ोन करके शायद अपने मन को हल्का करना चाहती हो, मगर वो तो बहाने से फ़ोन मांग रही थी और मैंने उसके कहने पर यकीन भी कर लिया। अचानक उसने तुरंत मोबाइल को पूरी ताकत से ज़मीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। अरे, ये क्यों किया तुमने? हड़बड़ाई आंखें फाड़े हक्का बक्का देखती रही। ठीक से कुछ समझ ही नहीं पाई। बाद में एहसास हुआ, ना जाने वो कब से मुझसे नफ़रत करने लगी है, शायद सालों से, जिसका अंदाज़ा कुछ कुछ था, मगर वो इतने विकराल रूप में होगा ये नहीं पता था। वो सालों से मुझसे नफ़रत की आग में जल रही है। ये बात लिखते हुए हाथ कांपने लगे, मन घबरा रहा है। पति रामेंद्र के गुजरने के बाद से ही मैं तन्हा जीती रही। खूब देर तक वन्या के बारे में सोचती रही। पढ़ाई में एकाग्र लड़की अचानक इस तरह क्यों कर आक्रामक होती गई? शादी भी इसने अपनी पसंद से की है, तो क्या इसे मेरे गाने से चिढ़ है? मगर ये किसी से कम तो नहीं, बल्कि अपने विभाग में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। इसके अंदर मेरे प्रति कंपटीशन का भाव क्यों कर आया? सोचने पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। अकेले घर में जब भी कोई पुरुष आएगा, उसे भी ये शक संदेह से देखना कब से सीख गई। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। घरेलू कामों में अक्सर किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती और जो भी घर आता उसे देखकर पहले तो ये खुश होती थी। ये बदलाव इसकी शादी के बाद आए हैं या कोई और गांठ है जैसे ये ठीक से खोलना नहीं चाहती? कुछ तो बात है। सोचने पर याद आया, एक बार जब मैं उसे समझाने लगी कि वो ससुराल में सबसे बना कर रहे, तो कितनी ज़ोर से बोली थी।
हर समय अपनी महानता की बातें मत गाया करो। कोई मदर टेरेसा तो नहीं हो आप। हाँ, आपके पास मेरे लिए समय ही कहाँ रहा कभी। हर वक्त अपने कैरियर को लेकर ही भाग दौड़ करती रही। सुनकर मैंने सिर्फ इतना कहा, ये तुम्हारे पापा का सपना था वन्या। बड़ी पापा की कद्र करती हूँ, सब जानती हूँ आपको। हिकारत से मुझे अर्थपूर्ण नज़रों से देखकर उसका भुनभुनाना और मुझसे चिढ़ना जारी रहा, मगर उससे बात बेबात पर बहस करने से मैं बचने लगी। आप तो हमेशा मोबाइल में लगी रहती हो, मैसेज और चैट से फुर्सत मिले तब ना मेरा ख्याल आए। वन्या, एक बात समझ लो, जिस तरह मैंने कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अनावश्यक दखलंदाजी नहीं की, तुमने अपने पसंद का कैरियर चुना, जीवन साथी चुना, मैंने तुम्हारा साथ दिया। ठीक उसी तरह मुझे कतई पसंद नहीं कि तुम बात बेबात पर मुझे जज करो। मेरी अपनी फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ रहना या घूमना फिरना मेरी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। मैं अकेले रहती हूँ, सो मेरे लिए मेरे दोस्त सब कुछ हैं। बाकी तुम्हें जो सोचना हो सोचने के लिए आज़ाद हो। आइंदा से तुम्हें कभी कोई सफाई नहीं दूंगी, बस। दो टूक लहजे में अपनी बात कहकर मैंने राहत की सांस ली। लिसन मम्मा, बहुत बोल लिया आपने। अब तक बोलने के सिवा और किया ही क्या है। आपको अपने फ्रेंड सर्कल का तो पता है, पर मेरे फ्रेंड सर्कल के बारे में कितना जानती हो आप? आपको मेरे दोस्तों के बारे में पता भी है क्या? मुझे क्या पसंद है जानती हो? कभी मेरी पसंद का कभी कुछ बनाया है आपने? आपको तो मेरे बेस्ट फ्रेंड राजुल के बारे में भी कुछ नहीं पता था। अरे सब कुछ तभी जानूंगी जब तू बताएगी। मेरे पूछने पर तू चुप लगा जाती, उतना ही नपा तुला बताएगी तो कैसे पता चल पाएगा। मेरे बहुत कुरेदने पर तू मुझे उल्टा डांटने लगती। दादियों की तरह इतनी इंक्वायरी करना ठीक नहीं। तेरी पसंद का खाना ही बनाती रही अब तक, पर तुझे कभी पसंद नहीं आया तो क्या करूं। गले से मरियल सी आवाज़ निकली, जिसे सुनकर वो अचानक भड़क गई। आप चली जाओ यहाँ से, बस कहीं भी जाओ पर चली जाओ। नानी के पास चली जाओ, लीव मी अलोन, कहकर उसने गुस्सा दिखाने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा हमेशा की तरह धड़ाम से बंद कर लिया। समझ नहीं पाती कि आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है। इसी की पसंद से अब तक सारे फैसले लेती आई हूँ, मगर फिर भी खुश नहीं है ये। अक्सर मुझे कटघरे में खड़ी करके जलील करती रहती है। शायद ये मुझे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मगर क्यों? क्या ये ईर्ष्या है? शायद हाँ, या शायद नहीं। ऐसा सोचकर ही दहल जाती है अंतश्चेतना। मैंने तो कभी अपनी माँ से कोई तुलना नहीं की अपनी। वे अपने स्कूल में पढ़ाती रहीं, देर तक लौटने पर भी कभी सवाल जवाब नहीं किया। मगर ये पीढ़ी, आप दिन भर क्या करती रहती हो? काम ही क्या है आपके पास? खाली होते ही अपने लिए वही नाच गाना, बस। भुनभुनाते हुए पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वैसे भी हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, सोचकर मैं मौन साध लेती। आंसुओं का क्या है, देर सवेर आ ही जाते हैं। घंटों चेहरे भिगोते रहेंगे, आसानी से थमते नहीं। जब दुख आता है तो अक्सर बिना दरवाज़ा खटखटाए घुसा चला आता है, बेहयाई से जबरन आए मेहमान की तरह, फिर ऐसे लद जाता है कि जाने का नाम ही ना ले। भारी मन से जीने को मजबूरी ढोते रहे सालों साल। अनिश्चितता के जानलेवा भंवर में फंसकर हम बार बार मरने जैसे एहसास से गुजरते रहे। क्या करें, कैसे अकेले जिएं इस बेरहम दुनिया में। बखूबी याद है वो दौर जब जीने का मन नहीं करता था, परंतु तब तो सबने समझाया था, बच्ची की सूरत देखकर जीने का बहाना खोज लो। देख लो, आज वे सारे बहाने खत्म हो गए। पता नहीं कब और कैसे हमारे संबंध बीच से गलते गए, पता तक नहीं। हम ताज़िंदगी उस गलन को नज़रअंदाज करते रहे कि ये पूरा सच नहीं है। बच्ची मासूम है, नासमझ है, मगर भीतर से कटे कटे अंग सहता मन बगावत कर डालता कि सच्चाई को याद कर लो कि अब वो बच्ची नहीं, बल्कि तुमसे कटकर अन्यत्र कहीं किसी और दिशा में रुखसत कर गई है। जानते हुए भी क्यों नहीं स्वीकारता मेरा मन? दो अलग अलग रंगत के लोग कुदरत की किसी अनजान प्रक्रिया के तहत साथ साथ माँ बच्चा बनकर सालों साल जीते रहते। बाद में यही रिश्ते एक दूसरे के लिए इतने अपरिचित, इतने पराये, इतने अलग थलग लगने लगते कि एक समय बाद यही एहसास का चोटने लगता, हम खामखा बच्चा समझ उस पर अपना निश्चल प्यार लुटाते रहे, जिन्हें हमारी भावनाओं की जरा भी कदर तक नहीं। किस अंदरूनी दबाववश हम अपने जाए उस खंडित हिस्से को सहलाते हुए उसे हर हाल में जिंदा रखने की जुगत में लगे रहे, जिसकी टीस आज तक सालती रहती।
हम खुद को मोह के बंधन में भरमाने रहने में खुशी तलाशते रहते। अनजाने में नींह की बूंदें ढुलकती रहती। जानती हूँ साझा करने से दुख हल्का नहीं होता, बल्कि साझा करते हुए दूसरे के मन के पूर्वाग्रह जरूर हमारे हिस्से आ गिरते, जिनकी नसीहतें सुनकर दुख सघन हो उठता। मेरे जैसी आधी दुनिया की औरतें एकांत में किसके साथ करेंगी बातें, किसका हाथ थामे निकल जाएंगी सुदूर दुनिया में अपने सपनों को जीने। ना, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती। फिर बच्ची की उंगली थाम उनके सपनों में रंग भरने लगी थी। कुछ सालों तक ये सपने जिंदा रहे, पर बड़े होते ही वन्या मेरे सपने छोड़कर अपने सपने जीने लगी तो मैं अकेली पड़ गई। हम में से बहुत सी औरतें अपने पुराने हुनर पर चढ़ी धूल को झाड़ना चाहती हैं, मगर बुझे मन से फिर से बुझा दिया नहीं जल पाता। अफसोस कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वे अपनी ज़िद व जुनून को ताक पर रख कर दी गई ज़िंदगी जीने की आदी होती जाती हैं। खुद से एकालाप करती मन की सपनीली सुनहरी खिड़की से खुद को जोड़ लेती, जहाँ अपने सपने को जीने लायक आसमान देखकर चांद की एक झलक के लिए बौरा जाए। हर रोज़ अपनी खिड़की खोलकर बाहर का खुला आसमान देखती हूँ। सपने में हर रोज़ कोई चिड़िया कानों में आकर मधुर राग बोलते हुए पूरी ताकत से कहना चाहती है, मुट्ठी में भर लो शानदार लम्हे, ये भी किसी न किसी रोज़ सिमटने वाली है। ये लम्हे कंठ में पुकार लिए वो चिड़िया फिर किसी और को दस्तक देने कहीं और निकल जाएगी, पर अपने सुख दुख को शब्द देने के लिए लपक कर थिरकने लगती हूँ। उतरते हैं हाव भाव देह की नदी पर, रचती जाती हूँ एक समानांतर दुनिया, जिसकी तलाश में निकल पड़ती हूँ रोज़ आकाश, नदी, उपवन, जंगल और कटीली खुरदुरी राहों पर। पकड़ती हूँ खुद को अछोर समंदर के पानी में हाथ डालकर था लेती हूँ अपने वजूद की, और भीतर के अथाह पानी में भिगो देती हूँ सूखी देह को। बादलों पर सवार होकर निकल पड़ती हूँ घाटियों तक अविराम यात्रा पर। करती हूँ असीम आकाश से खत्म न होने वाली ढेर सारी बातें, और खुद को पानी बनाकर भर लेती हूँ खुशी अपने भीतर, जिसकी महक से आप्लावित रहता है मेरा मन संसार। कि अचानक गिरते ओलों की तरह वे तीखे बोल मेरी सोच की धारा को उलट पुलट कर देते। क्या किस खुशफहमी में रहती हो आप? साल भर में 2-4 जगह पर प्रोग्राम कर लेने से खुद को नामी कलाकार मानने लगी हो आप? किस मुगालते में जीती हो? दामाद भी उस दिन किसी बात पर पलटवार करने से नहीं चूका। ना, कोई खुशफहमी नहीं है बेटा, ये तो मेरे लिए क्वालिटी समय बिताने का जरिया भर है। इसके बाद खामोश हो गई। ये कभी नहीं समझेंगे हमें, क्या फ़ायदा ज़्यादा बोलने से। शुरू से ही जीवन आसान कभी नहीं रहा। नौकरी जरूर ऐसा माध्यम था जहाँ सिर टेककर आसमान देखकर चांद पाने के ख्वाब जरूर देखकर मन बहला लेते। मुझे वो दौर याद आ रहा है टूटने बिखरने का। जितनी बार गिरती हूँ, गिरने के अभ्यास के बावजूद हर बार गिरना इतना कचोटता क्यों है? दर्द से पुराने दोस्ती के बावजूद रिश्तों का दर्द हर बार नया रूप धरकर खूब सारी यातना दे जाता है। हमारे हिस्से में क्या आता है सिवाय ताने उलाहने के? हर रिश्ते के अलग अलग ढंग से टूटने का दर्द जुदा जुदा असर डालता है। याद है शुरू में वन्या राजुल के रिश्ते को शादी तक ले जाने में तकलीफ़ हुई थी। उसके पास कोई स्थायी नौकरी जो नहीं थी। मैंने कई बार वन्या को इसे दोस्ती तक सीमित रखने की सलाह देनी चाहिए, तो पलटवार करते हुए वन्या ने तर्ज से जवाब दिया, आप खुद तो तमाम लोगों से फ़ोन पर बतियाती रहती, मौका मिलने पर मिलती जुलती, और मेरे राजुल के रिश्ते को शक की नज़रों से देख रही हैं, जबकि हम लोग शादी करने का प्लान कर चुके हैं। 2 टूक फैसला सुना दिया वन्या ने उस दिन। वन्या, उसके विजातीय होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर उसकी फ्रीलांसिंग से कितने दिन गुजारा होगा तेरे खर्चे तो बेशुमार हैं, कैसे एडजस्ट कर पाएगी? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सीधे सीधे पूछा। मम्मा, आपने खुद तो मेरे लिए कोई कायदे का लड़का खोजा नहीं, वैसे भी खोजने की फुर्सत ही कहाँ है आपके पास? आपकी अपनी दुनिया में मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, तो जो जैसा मिला है उसी में इतनी सारी कमियाँ निकालने लगी हैं आप ही नज़रों में है कोई राजुल जैसा स्मार्ट लड़का हो तो मिलवाओ, कर लेंगे। उसने तंज कसते हुए जैसे चुनौती दे डाली। तूने मेरे दिखाए लड़कों में रुचि ही कहाँ ली? वे सब अच्छी नौकरियों में थे। तो मैंने फिर से अपने पक्ष को रखना चाहा। वे सब 2 टकिए सरकारी दामाद,
सरकार के सामने पूंछ हिलाने वाले बिना रीढ़ के पगलेट लड़के जिनकी पर्सनैलिटी कितनी अजीबोगरीब थी। एक तो पान वाला जैसा हड़ियल दिख रहा था, तो दूसरे की आंखें बटन जैसी छोटी छोटी। कैसी घटिया पसंद है आपकी। ओफ। तुझे राजुल पसंद है, इसलिए तू किसी और में दिलचस्पी क्यों लेगी भला। मामा बंद करो ये फालतू की बातें। हाँ, जाइए और अपने डांस प्रोग्राम की रिहर्सल करिए। हमारे लिए समय ही कहाँ होगा आपके पास। तंज कसते हुए वो झटके से उठकर अपने कमरे में गई और भड़ाक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। विरोध जताने का ये उसका सालों पुराना तरीका था। वन्या के बोल कटीली मछली की तरह गले में देर तक चुभते रहे। बेशक चुनौतियों से घबराती नहीं हूँ, मगर अब शायद उम्र पकने लगी है, इस नाते ऐसे ताने बर्दाश्त नहीं होते, बल्कि जल्दी घबराने लगती हूँ। पाँव थर थर काँपने लगते, निष्ठाएं कम होती जा रहीं, स्नेह निर्झर बहकर सूखता जा रहा। बार बार खुद से कहती हूँ अब और बकवास नहीं सुनूंगी, मगर फिर इन सूखते झरनों से एक बूंद पानी तलाशने निकल पड़ती हूँ। प्यास से आकुल कंठ पानी के लिए बौरा जाता है। बार बार वैराग्य उमड़ने लगता। कोई रिश्ता कुछ नहीं दे पाता। निश्चल स्नेह देने की सालों पुरानी आदत अब नहीं रही, लेकिन आज भी औरों के दुख से विचलित हो उठती हूँ। नहीं, अभी नरमी बाकी है, इतनी कठोरता नहीं बरत पाती। इन तथाकथित सुखों की ओट में कुछ नहीं मिलेगा, जानते हुए भी इन्हें पाने की धुन में पगला जाती हूँ। सबको अपने हिस्से का सुख दुख भोगना पड़ेगा। न अपेक्षाओं का पहाड़ उठाने की हैसियत अब रही मेरी। अब मेरे कंधे झुकने लगे हैं। अब तो इन बंधनों से मुक्ति की ही एकमात्र आकांक्षा बची है। कितने वाक़ये याद करूं, जब अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करने के बावजूद मेरे हिस्से क्या आया। वही जानलेवा तनाव, जिनके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, मगर अपमान का दर्द वही, यातना वही, वही आरोप प्रत्यारोप। आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो अच्छे से रहने यानी गुजर बसर करने के लिए, फिर काहे को मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भटकती रहती हैं आप। बाकी आम औरतों की तरह क्यों नहीं रहा जाता आपसे घर में। मम्मा प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। बेलिहाज तरीके से कुछ भी बोल जाती हो। धीरे धीरे ऐसा समय भी आ धमका जब सपने आने बंद हो गए। जीने की खातिर अपने हुनर से जीवितेषणा तलाशनी चाहिए। अफसोस कि यह भी वन्या को मंजूर नहीं। ये सब उसके लिए इतनी गहरी ईर्ष्या का कारण बनेगा, अकल्पनीय था उसका रवैया। मुझे दुख पहुंचाकर खुश होना उसकी फितरत है, मगर क्यों नहीं पता, पर इससे बचाव में ही पूरा जीवन निकल गया मेरा। कुछ महीने शांति से गुजरते ही दुखनुमा कौवे काँव काँव करते फिर से मेरी मुंडेर पर आ बैठते। शायद आसान जगह होगी ये उनके रहने के लिए। ना इन्हें भगाने से भी क्या फ़ायदा, ये बार बार यहीं आएंगे, जानकर अपने पास टेर लेती हूँ। हम खुशफहमी में सालों साल डूबे रहते कि एक समय आएगा जब ये कम अज कम हमें समझेगी, जबकि हमें उससे कुछ भी तो नहीं चाहिए था। वो अपनी दुनिया में खुश रहे, इतनी सी आकांक्षा थी, मगर एक बार फिर से वही तकलीफ़। उम्र के इस मोड़ पर मेरी मनोदशा ऐसी कतई नहीं। सवाल उठता है, वन्या को अपनी माँ जन्मजात मेड के रूप में ही क्यों नज़र आती है। इसके परे उसका अपना व्यक्तित्व भी है। वो अपने वजूद के लिए जीने का रास्ता क्यों ना तलाशे। ये कितना ही कटु लगे, पर यही है सच, यही है हकीकत। वन्या क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाती कि उसकी माँ को लोग प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में जानें, सराहें या कदर करें। आखिर इसमें ऐसी क्या गलत बात है। बेशक इसके पीछे उसके जीवन की जटिलताएं हो सकती हैं, मसलन पिता के ना रहने पर अकेले चलने की तकलीफ़ें। 30-35 साल में भी वे अपनी समस्याएं खुद न सुलझा कर मेरी तरफ अपेक्षाओं के पहाड़ ढकेल देती, जिन्हें अब और नहीं ढो सकती मैं। उस दिन मेरे मुंह से निकल ही गया, नहीं वन्या, कतई नहीं चाहिए हमें बुढ़ापे में किसी का साथ। हम अकेले ही घुट घुट कर मर जाएंगे, मगर मौत के भयावह एकांत में भी कभी नहीं टेरेंगे तुझे। अपनी हारी बीमारी के बारे में कभी उफ तक नहीं करेंगे। अजीब माँ हो, आपके लिए बच्चे ज़रूरी क्यों नहीं हैं? क्यों आप अपने लिए जीती हो? यकीनन उसके जहरीले सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सचमुच हमने अब तक अपने रक्त संबंधों में कंपटीशन नहीं देखा था, अब वो भी देख लिया। ये वाकई हमारे अपने हैं, जिन्हें अपनी गोद में खिलाकर बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश की, जो आज उलट पलट कर कष्ट पहुंचाने में सुख महसूस करना चाहते हैं। क्या अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिशों का यही प्रतिफल मिलना था? समझ से परे है।
मेरे बढ़ते वजूद के प्रति सालों से जमा आक्रोश, नफरत, वितृष्णा कब और कैसे बढ़ती गई पता ही नहीं चल पाया। ये जैसे वन्या मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे लगता राजुल की माँ की तरह मैं बस उसी तरह क्यों नहीं जीती मरती, उसके आगे पीछे क्यों नहीं घूमती। आप तो हमें प्यार ही नहीं करती, आम औरतों की तरह कभी प्यार जताया आपने? बेटा, प्यार भी कोई कहने जताने या दुनिया को दिखाने की बात है। ये तो एहसास है जिसे हर पल जीती हूँ। फिर वही बकवास, फिलॉसफी नहीं सुनना मुझे। सुविधाओं में जीवन जीने की आदी ये लड़की इतना बढ़ चढ़ कर पलटवार करती है, आखिर क्यों? एक वो दौर था जब विद्यालय में फर्स्ट आने पर मेरी जलनखोर बहन ने मेरी घड़ी जोर से फेंक कर तोड़ दी थी और मैं सिर्फ रोकर रह गई थी। आज सालों बाद यही घटना फिर से हुई। सचमुच जलन किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। जलन होती है तो बस होती है, कभी भी किसी से भी बेवजह होती है। प्यार से बांधने वाले आत्मीय रिश्ते क्यों कर नहीं रहे, सवाल चुभते रहे देर तक। अनायास वन्या के प्रति करुणा का भाव उपजा। मन हुआ कि उससे कहूँ कि नहीं, कोई नहीं भर सकता तुम्हें, कोई भी नहीं। जिसके पास देने के लिए संवेदना, भावनाएं या स्नेह नहीं होता, वो भीतर से उजड़ा और खाली होता जाता। यानी जो भीतर होगा वही तो बाहर निकलेगा, फेंकेगा। नफरत, प्रतिहिंसा और गहरी ईर्ष्या के शिकार बच्चे इतने कुंठित हो सकते हैं, इस सच्चाई का एहसास पहली बार हुआ। समकक्ष लोगों का ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक है, मगर ऐसी औलाद जिसे अपने हाथों पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही पलटवार करने लगे हैं। आखिर क्यों? FB स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस या अन्य जगहों पर दर्ज होने से चिढ़ है उन्हें, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नफरत की आंच में जलते आदमी को होशोहवास नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्यों, कैसे रिएक्ट कर रहा है। बस उसे नहीं सुहाते मेरे गाने या नृत्य से जुड़ी गतिविधियाँ। आए दिन होने वाले कार्यक्रम या मंचों पर वाहवाही बटोरती आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मेरी लोकप्रियता उसके लिए डहाका और ईर्ष्या का कारण है, जबकि उसके पास खुद एक शानदार कैरियर है, लाखों का पैकेज है। फिर भी ऐसा रवैया क्यों? यकीनन उसके जहरीले सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सचमुच हमने अब तक अपने रक्त संबंधों में कंपटीशन नहीं देखा था, अब वो भी देख लिया। ये वाकई हमारे अपने हैं, जिन्हें अपनी गोद में खिलाकर बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश की, जो आज पलट कर कष्ट पहुंचाने में सुख महसूस करना चाहते हैं। क्या अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिशों का यही प्रतिफल मिलना था? सोचते ही मन में आक्रोश उमड़ता। सवाल ही सवाल मेरे पास बिच्छू के डंक की तरह नस नस में जहर भरने लगते, जिससे निजात पाने के लिए कोई दवा नहीं सूझती। जहाँ तक निगाह जाती है दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता जो मुझे जीने का संबल दे सके। सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयाँ, अपनी ही परछाई डराने लगती, कभी भूत बनकर तो कभी प्रेत बनकर। काले साए आसपास मंडराने लगते। इन्हीं हथेलियों से पाला था बच्चे को, उसके स्कूल के काम दिन रात करते हुए सालों साल उसकी पढ़ाई के लिए पगलाई बनी घूमती रही। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं। ताज़िंदगी मैंने अपनी ज़िंदगी जी है। आरोप सही हो या गलत, मगर इसका कोई मलाल नहीं, कोई अपराध बोध भी नहीं। जिजीविषा या जीवितेषणा के लिए पशु पंछी भी जतन करते हैं। सचमुच जीने के लिए बहाने खोजने पड़ते हैं। हमने भी बड़ी मुश्किल से जीने के बहाने तलाशे। हालांकि बखूबी जानती हूँ कि यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला। आज ना कैरियर, ना नौकरी, ना बच्चे, ना पति, ना माँ बाप, ना बहन भाई। अंत में हमें अकेले जीने की राह तलाशनी पड़ती है। यहाँ कोई किसी का है नहीं। अब और जीने का मन नहीं करता, बहुत जी लिया, सब कुछ तो देख लिया। ना जाने कितनी विभत्सताएं, कितनी विरूपताएं, कितने अपमान राह तक रहे होंगे। खुद का जीवन एक प्रयोगशाला रहा है, जिसमें ना जाने कितनी तरह के रसायन डालकर वक्त पकाता रहा तन और मन। सालों पहले न जाने क्यों यहाँ वहाँ खुद को फेंकती रही। तपती बालू भरे दोपहर के समंदर के किनारे देखते देखते मोह का इंद्रधनुष मिटता गया। मेरी मुट्ठी में फिर वही एकांतवास, वही निर्वासन, वही आत्मालाप। कई बार ऐसे मौके आए जब जीने की इच्छा जाती रही, मगर नामालूम किस्म का दबाव जीने को उत्प्रेरित करता रहा। शायद जीने से मुंह तोड़ना बहुत आसान तो नहीं होता ना। जब एक दुख पूरी तीव्रता से अटैक करता है, ऐन उसी का हाथ थामा दूसरे, तीसरे या चौथे दुख क्यों कर एक साथ अपनी सूरत दिखाने के लिए उतावले हो उठते हैं। जब ज़रूरत दिल से ख़त्म कर देते हैं तो उस ज़रूरत पर निर्भरता ऐसे ख़त्म हो जाती है, गोया वो ज़रूरत कभी रही ना हो। एक अजीब सी विरक्ति से भर उठता है मन। नहीं,
अब और नहीं चाहिए हमें किसी से कुछ। ऊबन होती है, रिश्तों के छलावे में बार बार ठगे जाने का एहसास कचोटने लगता। भ्रमित नज़रों से कुछ सूझता भी नहीं। चारों तरफ धुंधी धुंध, घने कोहरे में नहीं चीन पाती किसी भी पुरानी सूरत को जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। याद आते हैं वे पल जब कितने चाव से बच्चों के लिए नूडल्स बनाना सीख रही थी, पाव भाजी, पिज़्ज़ा या बर्गर बनाना सीख रही थी। कितनी मेहनत से उनके संग रातों को जागकर उनकी सफलता का जश्न मनाते हुए ना जाने कितनी बार आसमां तक ऊंची उछाल उठाने का लुत्फ उठाया होगा। क्या था वो सब? महज खुद को भरमाना। अगर आज उनके अपने सुखों का स्रोत नहीं बने रह पाए तो वे जल्दी ही हमें जज करके बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मैं उनके किस काम की हूँ? ने कभी था भी पता नहीं। सोचती हूँ तो लगता है शायद एक तरफा रहा होगा। मन के अंधेरे कोने में दुख हमारे आसपास ही मंडराता रहता है। ये बात और है कि हमें सुख का चमकीला आवरण पसंद है, जिसके चलते सुख की चाहना बढ़ने लगती है। आम माओ जैसे पाक कला के गुण नहीं है मुझ में, ये सच है। सोचते बेचैनी उमड़ घुमड़ छाई बदलियों की तरह उमस बनकर आई और चूने लगा पसीना। नहीं, हवाएं दूर दूर तक साथ नहीं दे रही। उमस ही उमस, तनाव भरी बदलियाँ। राहें कई सारी नज़र आती हैं जिस पर लोग आते जाते रहते, मगर अक्सर हम अपनी पसंद के रटे रटाए जुमले दोहराते रहते या पिटे पिटाए रास्ते पर ही चलना पसंद करते, ये जानते हुए भी कि इन रास्तों पर कहीं खुशी नहीं मिलने वाली। फिर भी हम चलते रहते हैं। वास्तविक आनंद की तलाश में सबकी ज़िंदगी बहती जा रही है, मगर वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। एक राह पर चलते चलते उकता कर हम दूसरी राह भी कभी कभार पकड़ लेते हैं, जो जोखिम भरी या चुनौतीपूर्ण है, मगर इस पर चलने वाले भी तो नज़र नहीं आ रहे। मन मारकर यहाँ भी हमें अकेले ही चलना पड़ता। कुछ नया पाने की कामना से भरे हम उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर अफसोस कि रास्ता कहीं दूर नहीं ले जा पाता। कभी कभार पुराने धूल भरे रास्तों पर चलते हुए पुरानी संगति से ताजगी मिल जाती है, जो अल्पकालिक असर छोड़ती है। जोखिम बिना चलते रहने से जीवन सपाट रास्ते की तरह बेनूर या उजाड़ होता चला जाता है। जोखिम हमें ऊर्जास्वित करता है, मगर लहूलुहान भी। मैंने अथाह जलराशि वाले समंदर को देखा, जहाँ सूरज ने समूचे पानी को नारंगी रंग में डुबो दिया था। ना जाने क्या सोचकर मेरा चेहरा म्लान हो गया। होंठ मुस्कुरा नहीं पाए। किसी के प्रभा मंडल में अल्पकाल के लिए खुद को समूचा रंग लेने में कौन सी बुद्धिमानी है? ये तो अपनी मेधा को नकारना हुआ, जो कि अपने प्रति नाइंसाफ़ी है। सोच कर तय किया, नहीं रंगने देगी किसी को भी अपने मूल रंग में। वन्या के बोल याद करते हुए रोकने के बावजूद आंसू आपकी व्यथा को कहने के लिए पूरी ताकत से निकलते, मगर कांच के टुकड़ों के भीतर धंसे होने जैसा अंदरूनी कष्ट लगातार चुभता रहता। वेदना से मन उद्वेलित तो शिथिल देह लटक जाती। अर्ध नींद में पड़ी देह कष्ट भोगने के लिए अभिशप्त, मगर आत्मा तो करहा नहीं पाती। अजीब होते हैं दुख के टुकड़े, विकृत विभत्स, चेहरेहीन, अदृश्य और अबूझ। बेतरतीब यादों में धड़ते चेहरे बदशक्ल होकर पहचान में नहीं आते, जबकि सुख तो चमकते सूरज की तरह चेहरे पर आँच, ताप और ऊर्जा भर देता है। सुख का आवरण भी चमकीला, शानदार और उनकी नज़र में कामयाबी की इबारत रचने वाला, जिसे देखकर अपना खास आत्मीय भी इसकी दाह से झुलस जाए। बेकार औरत है ये, इसकी तरह नहीं बनना। कौन से चमकते चेहरे के पीछे बेनूर अंधेरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जहाँ चमक होगी अंधेरे सबसे ज़्यादा वहीं होंगे। अफसोस कि ऐसे अंधेरे सिर्फ चमकने वालों को पता होते हैं। दूर से देखने वाले की आंख उसकी चमक से चौंधिया कर आधा सच ही देख पाती है, वास्तविक सच तक कोई बाहरी नहीं पहुंच पाता। घबराता है मन अपने अकेलेपन से, बहलाने के सारे प्रयास निरर्थक। न हमें कुछ सुझता, न ये रास रंग, ये चकाचौंध, ये उजाले नहीं भाते। हमें तो अपने पुराने दोस्तों की महफिल ही भाती है, जहाँ हम बेतकल्लुफ़ होकर सहज ढंग से हंस बोल सकें। ये भारी भरकम चकाचौंध हमारी असल सूरत को बिगाड़ सकती है। घबरा कर उसने नदी की तरफ देखा, जो इत्मीनान से लहरों से हाथ हिला रही थी। जीवन यूं ही बहने दो, अपरिभाषित, अबूझ और अनायास बहते झरने की तरह पारदर्शी। मन में एक बार फिर से अपने को गलत समझ जाने की पीड़ा ने जकड़ लिया। लिसन, इस चकाचौंध ने आपको पागल कर दिया है, मति मारी गई है आपकी। कितनी स्वार्थी हो गई हो आप
कि अपने सिवा किसी और के दुख दर्द से कोई वास्ता तक नहीं। सुनो, हमें तुरंत एक फ्लैट खरीदना है, तो अपना ये घर बेचकर ही तो खरीद पाएंगे। क्या कहा आपने? आप कहाँ रहेंगी? आपके लिए है तो घर, गांव में है तो क्या हुआ, 2 कमरे से ज़्यादा की ज़रूरत ही क्या है। अट्टहास करती आवाज़ें साफ संकेत दे रही थीं कि उसकी सारी कमाई पर सिर्फ उसे समूचा हक मिले, लेकिन उसके हिस्से क्या है ये तय करने का हक भी माँ को नहीं, बन्या का है। हकीकत यही है, आखिर कब तक माया मोह के बुलावे में रखोगी खुद को? कब तक बच्चों से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेती रहोगी? बोलो। अंदर से आती आवाज़ें गोल अंधड़ में तब्दील होकर आंखों में धूल भरती रहीं, जिससे कुछ भी देख पाना मुमकिन ही नहीं था। ऐन मौके पर माइक से उसके नाम की उद्घोषणा होने लगी। इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग डांसर का अवार्ड मेरे नाम। इधर मंच के पीछे की तरफ से अलक्षित कातर स्वर उसका पीछा करने लगे। मामा, दूसरों को बेवकूफ़ क्यों बनाती रहती हो? साफ साफ बताओ ना, म्यूज़िक डायरेक्टर सलिल सरवर से आपका क्या संबंध है? उसके साथ ही रूम शेयर किया था ना कोलकाता में। ना जाने कहाँ कहाँ से कैसी कैसी जानकारियाँ बटोर कर उसके मुंह पर जलते कोयले की चिंगारियाँ जैसे फेंक दी हों किसी ने। फिर से तीखे सवालों की मिर्ची मेरे ऊपर फेंकने लगी। सोचते हुए अचानक आंखों के सामने अंधियारा नजर आने लगा, लेकिन ऐन मौके पर मेरी मित्र मंडली ने संभाला था मुझे। 2 साल भर के अंतराल के बाद मैं फिर अपने हुनर की दुनिया तक पहुंचकर जीने लगी। नृत्य कला की दुनिया में सुकून तलाशने निकली थी मैं। मेरी मुर्दा देह नाचते गाते हुए कायांतरण कर लेती। बेशक डांस फ्लोर मेरे लिए सबसे बड़ी शरण स्थली है, जहाँ थिरकते पैरों में मैं एक नई ऊर्जा, नई चेतना और प्राण शक्ति से भर उठती हूँ। हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नए गीत का मुखड़ा उठाकर नए सुरों के संग सजाकर पेश करना मेरा जुनून बनता गया। यहाँ चंद लम्हे गुजार कर एक खूबसूरत दुनिया को जी लेती हूँ, जिसके जरिए मुझे पहचान मिली। उस दिन मंच पर जाते समय पैर लड़खड़ा गए कि पास खड़े उद्घोषक ने मुझे सहारा देकर मंच पर खड़ा किया। धन्यवाद के 2 शब्द बोलना कितना भारी पड़ रहा था मेरे लिए। जिसकी देह और आवाज़ के जादू से मंच झंकृत होता रहता था, जिसके सुर लय ताल से मंच की संगति बहुत पुराने समय से जादू रच देती थी। मुझे क्या चाहिए नहीं पता इस समय। अपने हाथ में अवार्ड लेकर लौटते हुए मेरे पांव बुरी तरह थरथरा उठे। क्या ये पाना ही अभिप्रेत था? जहरीले सवाल ने ऐन मौके पर पैना डंक मारना चाहा। शब्दों के पीछे का मंतव्य उसके तन मन को विषाक्त बनाने पर आमादा था। मामा, आप सचमुच बौरा गई हैं। अपनी कामयाबी के मद में चूर पागल, अथवा अपनी बच्ची तक की याद नहीं आती कि उसके भले के लिए कुछ करें। मकान बेचना क्यों नहीं चाहती आप? साफ साफ बोलिए ना, किस लिए? मैंने पलटवार करना चाहा। हर महीने नियम से फीस कौन भरता था? डोनेशन के पैसे देकर एडमिशन करवाया था तुम्हारा, याद है ना? तो तुम्हारे लिए ही कमा रही थी। हॉस्टल में रहकर न पढ़ाया होता तो अपने पाँव पर कैसे खड़ी होती? बोलो। कितना कुछ कहने के लिए अकुलाई चेतना, मगर ऐन मौके पर याद आया, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। वन्या के लिए केवल अमृत बेल हो जिसके जरिए वो ऊंचाई पर चढ़ सके। आत्म केंद्रित वन्या ने केवल अपना हित साधने के लिए मुझे साध्य समझा। जब साध्य उसके हित साधन न बन सके तो ऐसे साध्य को साधने का प्रयोजन क्या? शुरू से ही उसकी हर ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा, यहाँ तक कि मुंह से निकलने से पहले पूरा करने की कोशिशें की, मगर उसके लिए बातों का एक ही रेडीमेड जवाब होता। सारे पेरेंट्स यही सब करते हैं। आपने कौन सा अनोखा काम कर दिया, बताइए? सुनकर वो मौन साध लेती। ऐसी बेसिर पैर की बातों का भी जवाब दिया जा सकता है भला? नेवर। आपने तो बस अपनी ज़िंदगी जी है, इतना कुछ अपने लिए कर तो लिया, फिर आज भी आप में एम्बिशन की भूख क्यों? नुकीला सवाल धस गया सीने में, अचानक पीछे से पीठ में मारी गई लाठी की तरह, ठक से। एम्बिशन को अब तक हर वक्त गाली की तरह इस्तेमाल करती आई हो तुम, मगर अब और नहीं। आई बात समझ में? मैंने पलट कर जवाब दिया। इस समय हद से ज़्यादा इसके पीछे भागना क्या है? आखिर क्यों है पॉपुलैरिटी की भूख आपके अंदर? है तो है, इसे मान लो। आइंदा से इसे जस्टिफाई कभी नहीं करूँगी। तुम्हें जो सोचना है सोचने के लिए आज़ाद हो। साफ साफ सुन लो, इनफ मीन्स इनफ, नो मोर डिस्कशंस। पूरी ताकत से शब्द उड़ेलने के बाद मैं चुप हो गई। पता था
कि उसके दिमाग में सब बातें डालने वाला है कौन? इसका पति, जो गाहे बगाहे अपनी हर ज़रूरत के लिए वन्या को मेरे पास भेज दिया करता, जिसे मैं सहर्ष पूरा करती रही, मगर उसकी मांगें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थीं। एक बार स्थिर चित्त से समझाना जरूरी लगा। अब तुम दोनों अच्छा खासा कमाने लगे हो तो अपना खर्च खुद करो, हम कब तक देते रहेंगे बोलो? ये तो अंतहीन मांगे हैं तुम्हारी। नहीं, अब और नहीं। दो टूक जवाब देकर राहत की लंबी सांस खींची और आंखें मीच लीं। सुनकर वन्या ऊपर से शांत बनी रही, मगर अंदर से खौलती उबलती रही। आए दिन वन्या के जहरीले बोल मेरी तरफ फेंकते रहे। नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उसके कटीले सवालों के जवाब थे, मगर जवाब देने में गला सूखने लगता। हर सवाल का जवाब देकर खुद को जस्टिफाई करना कतई नहीं सुहाता मुझे। ऊपर शांत निरभ्र आसमान, नीचे पसरा अटूट सन्नाटा। बाहर से दुनिया कितनी हलचल से भरी हुई, लेकिन भीतर से कितना कुछ बदल चुका। वन्या के प्रति पहले जैसा अटूट लगाव, अंध मोह क्या वापस लौट पाएगा? सवाल औंधे मुँह लटका है, चमगादड़ की तरह। इस ममता की कितनी कीमत अभी और चुकानी बाकी है? लगता है जैसे आसमान में उड़ती पतंग की दो समांतर रेखाएं बनती जा रही हों, जिनमें से एक पतंग को कोई जबरन काटने पर आमादा हो। सोचते ही पसीना पसीना हो जाती हूँ। क्या यह आपसी कंपटीशन था? ओह, क्यों कर होता गया। रिश्ते एक समय बाद अपने रूप और नेह का केंचुल तज देते हैं, फिर उनसे औपचारिक संबंध शेष रह जाते हैं। नहीं बचती वैसी स्वाभाविक आँच जो रिश्ते को बचाए और बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। आखिर क्यों होता है ऐसा बार बार? जब रिश्ते भावनात्मक लेन देन या पैसे से जुड़ते जाएं, जहाँ रिश्तों का हिसाब किताब करके नाप जोक से बढ़ता जाए, वहाँ से निश्चित दूरी बरतना जरूरी है। रिश्तों का वास्ता देकर क्या हासिल होगा? सबसे ज़रूरी है अपेक्षाओं को अपने तय कम से कम करते चलो। वन्या के जीवन में किसी भी किस्म की दखलंदाजी से बचो। यही है आज का युग धर्म। जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटने लगें, वहाँ से खुद को परे कर लो। दिलो दिमाग में वन्या की मारक आवाज़ें किसी भी तरह थम ही नहीं पा रही थीं, जिससे बचने के लिए मैं फिर से अपने मायावी मनमीत से बतियाने लगी। मेरे अजीज, कितना कुछ तुम्हारी देह पर सालों से लिखते रहे हैं। सारी दुनिया में केवल तुम ही हो तो ऐसे, जिससे अपने मन की बातें कह पाना कितना बड़ा वैभव है, इसे तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। परेशान हूँ तो तुम ही याद आते हो, और हंसती हूँ तो भी तुम ही याद आते हो। कोई है इस दुनिया में जो तुमसे ज़्यादा मुझे समझने की कोशिश करता हो? मेरे राजदार दोस्त, तुम्हारा नाम लेते थरथरा जाती देह, मिलने के लिए अकुला उठता मन, जान से ज़्यादा प्यारे दोस्त को सैल्यूट। तुम्हें याद है ना वो समय जब सालों पहले भी इसी तरह हम दोनों एक साथ सांस लेते हुए जीते रहे, एक दूसरे में तल्लीन सुध बुध बिसराए। तब से आज तक हमारा साथ उसी तरह एक में एक। गुप अंधेरे में सारी रात अपनी सारी दास्तां तुम्हारे कानों में फुसफुसाती रही। उस जानी पहचानी देह को सूंघते हुए, उस पर उंगलियां चलाते हुए, एकटक उसकी आंखों में आंखें देखते हुए सारी रात काट दी। थक कर निढाल होकर कभी उसके सीने पर सिर टिका लेती तो कभी आंखें नीचे झपकी ले लेती। भावुकतावश एक बार फिर से महबूब के होठों को कसकर चूमा, फिर दुनिया की नज़रों से बचने के लिए उसे तकिए के अंदर आहिस्ते से छिपाकर सोने की कोशिश करने लगी। अंधेरा अभेद्य होने लगा था। महबूब पन्नों पर दर्ज दास्तां खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही। काली रोशनाई के जरिए अक्षरों से गढ़ी देह पर रात भर उंगलियां चलाने की कोशिश करके थक गई। बाकी बातें फिर कभी सोच कर सोने की कोशिश की। सोते सोते ऐसा लगा जैसे तेज़ चलती समय नुमा सिलाई मशीन पर सब कुछ तेज़ी से कटता, रंग बिरंगी कतरनों में तब्दील होकर फिकता जा रहा है, जिसमें उसकी भावनाओं के रंग नदारद थे। कतरने कितनी ही चमकीली क्यों ना हो, मगर किस काम की। लगा जैसे अचानक से मेरा तकिया ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा हो। गर्दन उठाकर तकिए में दबाए पन्नों को टटोल कर देखना चाहा। अरे ये क्या, यहाँ तो सहेजा गया कोई भी पन्ना नज़र ही नहीं आ रहा। परेशान हैरान आंखों से नींद छिटक कर कहीं दूर चली गई। मन मार कर नींद की गोली गटक कर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। बंद आंखों में उधड़ते रिश्तों की कतरनों का दर्द टीसने लगा, मगर आंखें खोलते ही महबूब पन्नों के खोने का गम मेरे लहू का शोर बनता गया। अभी आप सुन रहे थे
रजनी गुप्त जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी कतरने। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।